नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू को कल दिया गया जीत का प्रमाण पत्र। 25 जुलाई को लेंगी 15वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। देश और दुनिया से मिल रही है बधाई। इस बार आजादी के महोत्सव को विशेष तरीके से मनाए जाने का रखा गया है लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक देशवासी से हर घर तिरंगा अभियान से की जुड़ने की अपील। देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले 1857 के वीर सपूतों को मेरठ में कैबिनेट मंत्री समेत कई मंत्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। पूरे प्रदेश में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के परिणाम में बेटियों का जलवा रहा कायम। बुलंदशहर और शामली से लेकर लखनऊ तक में लहराया परचम। भगवान श्री रामलला के मुखार बिंदु पर दिन के 12 बजे पड़ेंगी सूर्य की किरणें। मंदिर को भव्य बनाने के साथ ही कई सुविधाओं का किया जाएगा विकास। और हाथरस सड़क दुर्घटना में ग्वालियर के रहने वाले 6 कांवड़ियों की मृत्यु। 2 घायलों का चल रहा है इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई संवेदना। समाचार विस्तार से। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज शाम निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा। संसद द्वारा आयोजित इस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम संसद सदस्य उपस्थित रहेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने देश में नए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति के प्रमाणन सर्टिफिकेट को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को सौंप दिया है। उधर 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू की जीत पर देश भर में जश्न और दुनिया भर से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू सोमवार 25 जुलाई को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रमाण पत्र को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को सौंप दिया। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इस पर हस्ताक्षर किए थे। उधर दिल्ली स्थित द्रौपदी मुर्मू के आवास पर शुक्रवार को भी जश्न का माहौल रहा। उनको बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए बधाई दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जी किशन रेड्डी समेत अनेक नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू से मिलकर राष्ट्रपति के रूप में उनके निर्वाचन के लिए बधाई दी। आप किस कम्युनिटी को प्रेजेंट करती हैं? We represent our Bhutia Sikkimese Bhutia community. Yeah, and we are from Sikkim, and we are really happy. In behalf of every Sikkimese, we congratulate our new ma'am president. Really happy that it's being a tribal woman. She's president. She's the second woman president of our country. So it's really proud moment for all of us. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा स्थित रायरंगपुर के पैतृक आवास पर भी जश्न का माहौल है। लोग ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये मामूली बात नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग बोल भी नहीं पा रहे इनके बारे में। बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे रायरंगपुर के लिए बहुत गर्व की बात है और अलग अलग जो ग्रुप्स है वो यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक वर्ग था, यहाँ पर जो है आदिवासियों का दूसरा वर्ग है और मौसम भी देख रहे हैं कि कितना जो गर्मी थी, जो तपिश थी, अब उसने बारिश का रूप ले लिया है। लेकिन जो नाचने गाने वाले हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कहा कि ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि एक आदिवासी समाज की महिला भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रही हैं।
आज देश में जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक लक्ष्य और उपलब्धि को प्राप्त करने की एक नई यात्रा प्रारंभ हुई है। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से इस बात को दोहराते हुए कि आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद भारत और भारत का जनजातीय समाज नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ था और इसके बाद 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई और पहले राउंड से ही द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त बनाए रखी। रात 8 बजे तक नतीजे भी सामने आ गए, जिसमें द्रौपदी मुर्मू विजयी रहीं। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की। रायरंगपुर से अभिषेक सिंह और दिल्ली से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बार आजादी का महोत्सव यानी 15 अगस्त विशेष तरीके से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक देशवासी से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। देश हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस बेहद धूमधाम से मनाता है। लोग इस दिन सार्वजनिक कार्यक्रमों और स्थानों पर तिरंगा फहराते हैं और आजादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बार देश भर में तमाम घरों में तिरंगे लहराते हुए नजर आएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था। जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, हम अपने सपने को पूरा करने और अपने सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराएं। यह मुहिम राष्ट्र ध्वज के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने संबंधी आधिकारिक संवाद की जानकारी भी ट्विटर पर साझा की। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के फहराए गए पहले तिरंगे की तस्वीर भी ट्वीट की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर देशवासियों से हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा आजादी के इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान से देश भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराए जाएंगे, जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने का काम करेगा। मैं सभी से अपील करता हूँ कि 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़े। इससे हमारी युवा पीढ़ी में हम तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ा पाएंगे। साथ ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीरों का त्याग उन्हें बता पाएंगे। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक देश के हर कोने में एक वातावरण ऐसा हो कि भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और हर घर तिरंगा लहराने का काम करें। हर गली मोहल्ले में शोभा यात्रा, प्रभात फेरी निकले तो उससे और जन जागरण होगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो तिरंगे का मान सम्मान और तिरंगे के प्रति उनकी सोच और तिरंगे की ताकत को जानने का अवसर भी मिलेगा। ये चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत इतनी है कि 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके रखता है तो देश का तिरंगा रखता है। आप भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई वेबसाइट हरघरतिरंगा.com के माध्यम से वर्चुअली झंडा फहराकर प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। इस बार अगर हम बात करें तो आजादी का जश्न है वो बेहद खास होने इस बार जा रहा है और हम जानते हैं कि आजादी के इस अमृत काल को हम एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और इसी वजह से इस बार केंद्र सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है हर घर तिरंगा, जो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश के अंदर चलेगी और हर व्यक्ति को एक वो गौरव का जो पल है उसको एहसास करने का मौका मिलेगा जब वो अपने घर पर झंडा फहराएगा, तिरंगे को फहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आईटीबीपी जवानों ने भी हिमाचल प्रदेश के सीमांत इलाकों में तिरंगे झंडे के साथ आम लोगों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी शासन प्रशासन हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी तन्मयता से जुट गया है। सोनभद्र में आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाएं तिरंगा बनाने में युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं पूरे उत्साह और समर्पण के साथ जिले के विभिन्न अंचलों में अपनी पूरी टीम के साथ तिरंगा बना रही हैं, जिसे लगभग 4 लाख घरों पर फहराना है।
बता दें कि सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत करीब 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। बता दें, केंद्र सरकार ने पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर माल और सेवा कर में छूट दी है। कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हाथ से बुने हुए राष्ट्रीय झंडे पहले से ही इस तरह के कर से बाहर हैं। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेरठ में कल प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित कर 1857 के नायकों को नमन किया। इस अवसर पर शहीद स्मारक संग्रहालय का इन लोगों ने भ्रमण भी किया। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति द्वारा लगाए गए कांवड़ यात्रियों के लिए विशाल शिविर का उद्घाटन भी किया। धर्म के साथ साथ देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नायकों का जीवन चरित्र भी लोगों के बीच जाए, इस तरह का कार्य किया जाए जिससे नई पीढ़ी इनसे प्रेरित हो सके। वास्तव में ये शहीदों की याद में जो स्मारक बना है वो हमको लगातार इस बात की प्रेरणा देता है कि उन लोगों ने भरी जवानी में अपनी जिंदगी को की परवाह न करके सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज वैसा युग नहीं है। इनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, जो वो लोग इसको देखकर, यहाँ की घटनाओं को पढ़कर सीख सकेंगे। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 20 वर्ष पूरे होने पर उनके किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर आयोजित किए गए प्रबुद्ध सम्मेलन पर राज्य मंत्री असीम अरुण ने उस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजनीतिक लोगों के लिए उनका 20 वर्ष का कार्यकाल अनुकरणीय है। 12 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री और 8 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री रहकर उन्होंने देश को दिशा दी है। गरीबों, वंचितों और महिलाओं की प्रगति के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। सौभाग्य है कि हमारे अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मुख्यमंत्री के 12 साल का कार्यकाल और अब प्रधानमंत्री के लगभग 8 साल का कार्यकाल, यानी मोदी एट 20 वर्ष का जो उनका लोक सेवा का अनुभव है वो पूरा हो रहा है। इस अवधि में उनके द्वारा गुजरात में जो विकास कार्य किए गए, गुजरात मॉडल के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, उसके बाद में हम सब ने मिल कर के उनको चुना प्रधानमंत्री के रूप में। और प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने जो गवर्नेंस यानी शासन की व्यवस्था है उसमें पूरा आमूलचूल परिवर्तन किया है। इसको हम लोग आज 2 पल के लिए ठहर के पीछे देख रहे हैं कि क्या क्या सीखने वाली बातें थी, क्या क्या अनुकरणीय बातें हम लोगों के लिए हैं। इसमें बहुत अच्छी एक पुस्तक भी मोदी एट 20 आई है, उसके बारे में भी चर्चा कार्यक्रम में हो रही है। प्रयागराज में प्रधानमंत्री के 20 सफल वर्ष पर किए गए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए योजनाएं बनाई। इन योजनाओं का असर पूरे देश में दिख रहा है। लोकतंत्र, भारतीय संस्कृति और विकास तीनों को ध्यान में रखकर कार्य किए गए हैं। विकास की अवधारणा को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो लेख हैं, उन लेखों का अध्ययन अगर दलगत राजनीति से अलग किया जाए तो भारतवर्ष में लोकतंत्र, भारतीय संस्कृति और विकास के प्रतिमान, इन तीनों का समवेत रूप से जो बोध होगा वह वास्तव में आशावादिता का संदेश देगा और व्यक्ति आशान्वित होकर के कभी निराश नहीं होगा। तथा विकास के प्रतिमानों को समझने के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में देशज संसाधनों के आधार पर किस तरह से संयम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। मोदी एट द रेट ऑफ 20 ईयर्स एक लैंग्वेज दिया गया कि मोदी को राजनीतिक जीवन में 20 साल हो गए, कुछ साल गुजरात में हो गए और 8 साल आपके यहाँ हो गए, और उसी के योजनाओं का क्या क्या योजनाएं दी गई और किन किन योजनाओं की 100% सफलता है, कहाँ हमारा पार्टिसिपेशन
पार्टी कार्यकर्ताओं का और अपेक्षित है, जिससे कि वह जिसे मनरेगा है या कोई और है, स्वास्थ्य बीमा योजना, फसल बीमा योजना है, तो पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, इन चीज़ों को सुनते रहते हैं, उसको हमको घर घर तक पहुंचाना है। सुल्तानपुर में सीबीएसई के 12वीं के छात्र आकाश वर्मा ने 500 में से 499 अंक पाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेधावी छात्र ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों और परिवारजनों को दिया है। आकाश वर्मा ने जेईई की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं 500 में से 491 अंक प्राप्त करने वाले हर्षवर्धन ने एनडीए की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। दोनों छात्र कोविड के दौर में भी पढ़ाई पर ध्यान देते रहे हैं, जिसका परिणाम उनके रिजल्ट में दिख रहा है। श्रीमान केपी यादव जी को देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अपने पूजनीय गुरुजनों का आभार मानता हूँ। इनके अथक प्रयासों के कारण ही यह सब संभव हो पाया। अंत में इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता तथा समस्त परिवार को देना चाहता हूँ, जिनकी देखरेख में यह संभव हो पाया। टीचर्स और जितने भी बच्चे थे वो लगातार उन्हीं टीचर के कही गई बातों पे काम करना, एक प्रॉपर स्टडी नोट के थ्रू, और माता पिता का जो सपोर्ट था वो तो है, जिसकी वजह से मैं इतना अचीव कर पाया। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोग पहले इससे परिचित नहीं थे कि कैसे हम YouTube पर वीडियो बनाएं या ऑनलाइन क्लास कैसे ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ श्री श्याम जी केसरवानी और निशा मैडम हैं, इन दोनों ने पहले शुरू किया, तो हम लोगों ने उसको कॉपी किया और कुछ ही दिन में एक हफ्ते के बाद हम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। और इस समय करीब 173 वीडियो हमारे हर चैप्टर के अवेलेबल हैं YouTube पर, केम क्लास पर, जिसपे एक सिस्टमेटिक नोट्स है जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं। सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट में लखनऊ के डीपीएस स्कूल के बच्चों ने परचम लहराया है। विद्यालय की छात्रा हर्षिता सिंह और आयुषी तिवारी ने 97.4% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्रा तरु ने 97 अंक प्राप्त करके दूसरा, वहीं अदिति वर्मा और अभ्युदय राघव ने 96.8 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है। कई बच्चों ने कई विषयों में 100% अंक प्राप्त किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें 12 बजे दोपहर सूर्य देवता की किरणें कैसे रामलला के मुखार बिंदु और मस्तक को प्रकाशित करें, इस पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से चर्चा की गई। प्रसार भारती से राम मंदिर के संघर्ष से लेकर निर्माण प्रक्रिया पर एक फिल्म बनाने का आग्रह किया गया है, जो मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर प्रकाशित की जाएगी। संपूर्ण मंदिर परिसर का 70% भाग हरियाली युक्त रहेगा, जिसमें रामायण कालीन पौधे लगाए जाएंगे। यात्रियों के लिए पार्किंग स्थल, सामुदायिक केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर मंदिर निर्माण से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे बताया जाता है, तो प्रत्येक रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता, सूर्य भगवान की किरणें मंदिर के गर्भगृह में भगवान के मुखार बिंदु को, मस्तक को प्रकाशित करे। इस पर भारत में अंतरिक्ष विज्ञानी काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद चित्रकूट में पर्यटन विकास और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधान वन संरक्षक ने दौरा कर इसका जायजा लिया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे ने के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने इनकी संभावनाएं तलाशी। कैसे इस क्षेत्र में पर्यटन के और अवसर विकसित किए जाएं, उसकी भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटक पहले से ही बड़ी संख्या में पहुंचते रहे हैं। ऐसे में प्रकृति के साथ पर्यटन की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी काम शुरू किया गया है। चित्रकूट में इको टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल है। जैसे अब इसी मौसम में हमने देखा कि चित्रकूट की पहाड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति है और जो यहाँ की प्राकृतिक संपदा है, उसके बारे में देश दुनिया के लोग जाने। और जब पर्यटक यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जाहिर है कि फिर विकास भी होगा और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी फ़ायदा होगा। वहाँ के जंगलों में ट्रैकिंग का बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। जो यहाँ की सांस्कृतिक और स्थल हैं जो माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं, भगवान राम की तो शरण स्थली के रूप में जाना ही जाता है, तो हमारी कल्चर को भी हम शोकेस कर सकते हैं। और हम ये बात भी शोकेस कर, कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि
यहाँ पे ही मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं है। इतनी सारी आपके पास औषधीय गुणों वाली प्रजातियाँ हैं, तो वो भी हम एक छोटा सा यहाँ पे कार्यक्रम शुरू करने की सोच रहे हैं। कल ज्ञानवापी मस्जिद एवं स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई। वाराणसी जिला अदालत में 31 वर्ष पहले दायर मुकदमे में ये तय होना है कि विवादित परिसर की एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए या नहीं। हिंदू पक्ष इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुका है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कल दलीलें पेश की गईं। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। ज्ञानवापी वाले केस में हाईकोर्ट में 227 में पिटीशन चल रही है और जिसमें एक एप्लीकेशन वहाँ फाइल हुई थी। एक सूट फाइल हुआ था 91 में 1991 में एक सूट फाइल हुआ था कि इसमें हमको श्रृंगार गौरी में हमको दर्शन करने की और पूजा करने की, पूजा अर्चना करने की हमें वो किया जाए और यहाँ से ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी मॉस्क है इसको हटाया जाए। उसमें ऑब्जेक्शन फाइल हुआ कि ये सूट इनका नहीं चल सकता, इसलिए कि जो धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस एक्ट जो आया है 91 का, उससे ये बार्ड है। पिछले साल इसमें जजमेंट रिजर्व हो गया था, लेकिन सिविल जज ने उस जजमेंट रिजर्व होने के बाद भी एक ऑर्डर पास कर दिया कि इसका सर्वे कराया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और उसमें रिपोर्ट आया ये हो, तो उसको भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। मस्जिद कमेटी ने यहाँ चैलेंज किया कि जब एक मतलब जजमेंट यहाँ पे रिजर्व्ड है तो आपने दूसरा ऑर्डर करने का उनको राइट नहीं। मंदिर की तरफ से जो लोग जो अपने आप को पूजा अर्चना करने का राइट मांग रहे हैं, जो लोग, उनकी तरफ से बहस आज कंक्लूड हो गई, ख़त्म हो गई और आज अब हम लोगों का रिप्लाई मतलब रिजॉइंडर देने की बात थी, तो वो बहस हमारी तरफ से मैंने करना शुरू किया और उसमें करीब आधा 1 घंटा करीब बहस हुई है। फिर अब मंगल के दिन फिर लगा हुआ है। हाथरस जिले में NH 93 पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक अनियंत्रित डंपर की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत आगरा में उपचार के दौरान हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक कांवड़िए का इलाज आगरा में चल रहा है। ये सभी हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे थे। सभी कांवड़िए मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। एडीजी राजीव कृष्ण ने कहा है कि हाथरस में एक दुखद हादसा हुआ है। ग्वालियर का एक जत्था हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापस जा रहा था, तभी उसे पीछे से एक डंपर ने टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि अन्य कांवड़ियों को ग्वालियर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हादसा करने वाले डंपर और उसके चालक को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। वहीं हाथरस में सड़क हादसे में हुई मृत्यु पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2-2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में, यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है तो जो 7 कांवड़ी चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कंफर्म्ड कैजुअलिटी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोनभद्र जनपद के विभिन्न अंचलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड, पैरालीगल वॉलेंटियर समेत प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि लोगों के छोटे छोटे मामलों को आपसी सुलह के माध्यम से निपटाने का ये बेहतर माध्यम है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। न्याय चला निर्धन से मिलने, न्याय सभी के लिए, यही विधिक सेवा का उद्देश्य है। इस रैली के माध्यम से हमने ये भी प्रयास किया
कि लोग इस उद्देश्य को भी जानें। एनसीसी छात्रों के हाथों में जिला विधिक से पट्टिकाएँ उनके हाथों में थी, जिसमें न्याय चला निर्धन से मिलने, न्याय सभी के लिए, निःशुल्क अधिवक्ता, आपसी सुलझ समझौते से मुकदमे निपटाएँ, बैंकिंग चालान, ई चालान, बिजली संबंधित मामले, छोटे मोटे समन्वय प्रगति के मामले का निपटारा आदि जानकारी इस रैली के माध्यम से हमने जनमानस जन सामान्य को देने का प्रयास किया। तो मैं इस रैली के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी ये जनमानस से अपील करना चाहूँगा कि जो 13/8 को जो लोक अदालत हमारी आयोजित की जा रही है उसमें अधिक से अधिक प्रतिभाग करें, अपने छोटे मोटे मामलों का निपटारा कराएं। महाशिवरात्रि को लेकर हापुड़ में गौमुख से जल लेकर आने वाले शिव भक्तों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ये भक्त भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर कई रूट में डायवर्जन किया गया है और पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। शिव भक्तों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। 17 जुलाई तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जनपद में कांवड़ यात्रा जो शुरू हो रही है, ब्रजघाट से भोले जल भरते हैं, कांवड़ यात्री जल भरते हैं और यहाँ ब्रजघाट पे पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से डबल लेयर बैरिकेटिंग है, कंटेनर की एक लेयर है। किसी को भी डूबने से बचाने के लिए यहाँ पे 10-10 गोताखोरों की 3 टीम है। प्रॉपर सभी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं और जो श्रद्धालु आएंगे वो जल भर के सुरक्षित यहाँ से जाएंगे। और रास्ते के लिए भी रूट डाइवर्जन किया है। जो हाईवे है उसमें एक तरफ कांवड़ यात्रियों के लिए है, एक तरफ के लिए लो मोटर व्हीकल के लिए है कि वो एक तरफ से आए। स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं 26 तारीख तक के लिए कि किसी तरह से बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और कांवड़ यात्रियों को भी किसी तरह की कोई समस्या ना। दलहन और तिलहन की फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर के वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मुफ्त बीज वितरण कर रहे हैं। वैज्ञानिक गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में भी किसानों को जानकारी दे रहे हैं। इस खेती से गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है जिसका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। किसानों की समस्याओं का समाधान और आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस प्रयास में स्थानीय विधायक भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और किसानों को प्राकृतिक खेती पर आधारित और जो दलहन और तिलहन की उपलब्धता घटती जा रही है उसकी चिंता हमारी सरकार ने की है। मैं कुछ दिन पहले अभी आपके रायबरेली के कृषि विज्ञान केंद्र में गया था एक कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाएँ किसानों के बीच में जाकर, उनके गाँवों के घरों के बीच में जाकर, ताकि हमारे जो किसान भाई बंधु हैं उनको दलहन और तिलहन की खेती को प्रमोट करने के लिए जो सरकार ने कार्यक्रम चलाया है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। और आज उनको फ्री में अरहर की दाल और तिल के उन्नत बीज जो रिसर्च सेंटर से इनके यहाँ से आया हुआ है वो हम लोग फ्री में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। डी ब्लॉक में केवीके की अध्यक्षता आदरणीय नीलिमा कुंवर जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम निर्धारित किया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि किसान किस तरह से गौ आधारित प्राकृतिक खेती की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। तो इस विषय अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू को कल दिया गया जीत का प्रमाण पत्र। 25 जुलाई को लेंगी 15वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। देश और दुनिया से मिल रही है बधाई। इस बार आजादी के महोत्सव को विशेष तरीके से मनाए जाने का रखा गया है लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक देशवासी से हर घर तिरंगा अभियान से की जुड़ने की अपील। देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले 1857 के वीर सपूतों को मेरठ में कैबिनेट मंत्री समेत कई मंत्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। पूरे प्रदेश में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के परिणाम में बेटियों का जलवा रहा कायम। बुलंदशहर और शामली से लेकर लखनऊ तक में लहराया परचम।
भगवान श्री रामलला के मुखार बिंदु पर दिन के 12 बजे पड़ेगी सूर्य की किरणें। मंदिर को भव्य बनाने के साथ ही कई सुविधाओं का किया जाएगा विकास। और हाथरस सड़क दुर्घटना में ग्वालियर के रहने वाले 6 कांवड़ियों की मृत्यु, 2 घायलों का चल रहा है इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई संवेदना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।